नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनसे आपको कहीं ना कहीं कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आवश्यक रूप से मिलेगा। तो चलते हैं बिना देर किए आज के सेशन पे। हाँ, 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ में जो होमवर्क वाला प्रश्न है उसका भी उत्तर हमें जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर किए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, M.A. जिन्ना का है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो यह कथन की अगर बात करते हैं तो जो मुस्लिम नेता है, जो लीग के नेता थे, वो उनका है, मुस्लिम लीग। और इनके नेता कौन थे? M.A. जिन्ना। इन्होंने ही ये कथन कहा था, इनके द्वारा ही ये कथन कहा गया कि मुस्लिम लीग की जो भागीदारी के संदर्भ में कि मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं रहेगी। ठीक, जिन्ना प्रारंभ में क्या है, संविधान सभा की प्रक्रिया से पूर्णतः सहमत नहीं थे। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए, हमें एक अलग देश मिलना चाहिए। इसीलिए जो है इन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। इसके लिए सीधी कार्रवाई दिवस भी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी जो है मनाई गई थी। वो भी आप सभी पहले से जानते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बेटा देखिए, यहाँ पे दो चीजें कहें। पहली चीज ये पूछ रहा है कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो यहाँ पे पूरे व्यापारिक एकाधिकार को नहीं समाप्त पूछ रहा है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है चीन के साथ, चीन देश है, और दूसरा है चाय, एक प्रोडक्ट है। इन दो चीजों को छोड़कर आखिर किस में जो है एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम जो आपका 1813 है, इसके माध्यम से ये एकाधिकार समाप्त किया गया था। लेकिन ये दो एकाधिकार यहाँ पे बने रहे थे, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1937 में किन प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? बिहार और उड़ीसा में, बंगाल और पंजाब में, मद्रास और बॉम्बे में, या फिर असम और उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पे नहीं बना था? तो ये आपका जो है बंगाल एवं पंजाब जो है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका वो जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। इसके अतिरिक्त हर जगह पर मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया था। अच्छा, यहाँ के जो प्रांतीय जो चुनाव थे इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन एक्ट 1935, इसी के अंतर्गत जो है कांग्रेस के जो है मतलब एक चुनाव करवाया गया था। उसी चुनाव की यहाँ पे चीजें पूछ रहा है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत किस प्रांत में नहीं मिला था? यहाँ पे बिहार है, मद्रास है, बंगाल है, या फिर उड़ीसा है? तो यहाँ पे जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसके अलावा ज्यादातर चीजें वहां पे इसे प्राप्त हुई थी। यहाँ पे जो है कृषक जनता पार्टी और मुस्लिम लीग का प्रभाव। कौन सी पार्टी थी? तो यहाँ पे कृषक जनता पार्टी, जनता पार्टी व मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यहाँ पे अग्रणी रही थी। इसका यहाँ पे वर्चस्व कायम रहा, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस अधिनियम ने पहली बार जो है भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया था? चार्टर अधिनियम 1793 में, चार्टर अधिनियम 1813 में, चार्टर अधिनियम 1833 में, या फिर चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो चार्टर अधिनियम आपका 1813 है, इसके अंतर्गत जो है आपका जो भारतीय शिक्षा है, किसके प्रसार के लिए? तो भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए। इसी के बाद जो है आंग्ल प्राच्य भाषा और जो है एक कंट्राडक्टरी जो है युग स्टार्ट हुआ था। उसमें जो है इंग्लिश में शिक्षा दी जाए कि हिंदी में शिक्षा दी जाए, आपका जो यहाँ की मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, इसका विवाद आपका जो है बना हुआ था। लेकिन ये पैसा जो यहाँ पे दिया जा रहा था ये खर्च नहीं किया गया था। यहीं से आपको शुरुआत होती है 1813 से 1 लाख रुपए की बात करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, भारतवासियों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देने वाला अधिनियम कौन सा? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1700 जो है आपका 73। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है कि चार्टर अधिनियम जो आपका 1833 है, इसके माध्यम से क्या किया गया था कि बिना भेदभाव को भारतवासियों को भी क्या किया जाएगा, एक अवसर दिया जाएगा, प्रशासन में एक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो इसलिए ये आपके लिए खास हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्लियर बेटा? कैसा रहा आपका ये प्रश्न? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? यहाँ पे अधिनियम 1909 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से या फिर 1858 के अधिनियम से। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है, ये पूछ ये रहा है कि आखिर जो है यहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो है आपका 1919 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से यहाँ पे किया गया था। इसमें जो है राज्य परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था, मतलब राज्यसभा की भी बात की गई थी। यहाँ पे 2 सदन हो गए, ठीक, राज्यसभा हो गया और दूसरा एक तरह से आपका केंद्रीय विधानसभा, जिसे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, ये आपका लोकसभा के सब वर्तमान समय के नाम ये हम बता। क्लियर? तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, ठीक। राज्यसभा क्या थी? राज्य परिषद थी उस समय की, और अगर लोकसभा की बात करते हैं तो इसको क्या, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग बिना देर के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था एवं केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1958 के अधिनियम के द्वारा, सॉरी 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो 1935 का आपका अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन दोनों चीजें हैं। संघीय व्यवस्था हो गई और आपका केंद्र में द्वैध शासन, दोनों 1935 के शासन अधिनियम के माध्यम से ही लागू किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? अभी तक क्या था, बर्मा का शासन भारत से ही किया जाता था, लेकिन इसके बाद जो है बर्मा का शासन पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स, मतलब जो आपका अधिनियम है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या फिर 1909 का अधिनियम, या फिर 1858 का अधिनियम। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी के माध्यम से जो है भारत में जो बर्मा है, बर्मा को जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसे अलग कर दिया गया था। यह प्रावधान की अगर बात करते हैं, जो अलग होने का प्रावधान है, ये 1937 में लागू, 1937 में क्या किया गया, इसे लागू कर दिया। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी अवयव स्वीकार नहीं किया गया था? संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, देश के लिए लिखित संविधान, या फिर संघीय न्यायालय। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, 1935 का जो आपका शासन अधिनियम आया था, इसमें जो है आपका देश के लिए जो लिखित संविधान का जिक्र है, इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिखित संविधान तो कैबिनेट मिशन जब आता है, इसके बाद जो है 1940 के बाद जो है इसको स्वीकार करने की बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे। इसके पहले तो जो है ब्रिटेन कभी नहीं कहा है, इसलिए इस चीज को यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं। तो पूर्ण लिखित संविधान वाले यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। बाकी संघीय ढांचा हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता हो गई, संघीय न्यायालय हो गए, ये सारी चीजें 1935 में स्थायी रूप में स्वीकार कर लिए गए थे। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड वेलेजली को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लॉर्ड जो रिपन है, इन्हें जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का जो है जनक माना जाता है। इसके कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, 1882 में क्या होता है, पहली बार जो है एक स्थानीय निकायों को अधिकार देने के लिए लॉर्ड रिपन ने ही प्रयास किया था। इसीलिए यहाँ पे इसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भारतीय संविधान का वृहद होने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक संशोधन, विस्तृत प्रस्तावना, संघ एवं राज्य सरकारों का पृथक संविधान, मूल अधिकारों की अधिक संख्या। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या सही होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा, संघ एवं राज्य सरकारों का पृथक संविधान, मतलब इसी एक ही संविधान, ये चीज जरूर याद रखिएगा, अलग अलग नहीं है, एक ही संविधान, एक ही संविधान में। अब एक ही संविधान में कैसे? तो यहाँ पे जब भाग आप पढ़ते हैं कौन सा 5, ये किसके लिए हो जाता है? ये केंद्र के लिए हो जाता है। वहीं पे जब भाग आप 6 पढ़ते हैं, भाग 6, तो ये किसके लिए हो जाता है? ये बेटा राज्यों के लिए हो जाता है। तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग जो आपका संविधान एक ही में बना दिया गया, इसलिए ये ज्यादा लंबा और विस्तृत हो जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1947 को हुआ था? तो बेटा याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को जो है पहली बार अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया था, जिसमें आपके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहां पे अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उस समय के जो तत्कालीन आपके जो है गवर्नर साहब थे, वो वहां के इसके आपके अध्यक्ष के रूप में था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब 22 जनवरी 1947 को जो है आपकी जो ये संविधान सभा है, इसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, या ऑब्जेक्टिव जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे पारित किया गया और उसी के साथ में ये कहा गया कि हम भारत के लिए एक विस्तृत और अच्छा संविधान बनाकर देंगे। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो बेटा याद रखिएगा, जो है ये 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक होती है, जिस दिन इस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और इसके बाद ही 26 तारीख को यहाँ पे बैठक हो जाने के बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान का लागू कर दिया जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन आपका संविधान लागू हो जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 15 प्रश्नों में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में आज का आपका जो प्रश्न है, ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। हम चलते हैं अपने कल के पूछे गए प्रश्न को, उसको देख ले रहे हैं। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप एवं निकाय के बीच में, भारत एवं श्रीलंका के बीच में, भारत एवं मालदीव के बीच में। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, ये कहाँ पे 9 डिग्री है? तो ये लक्षद्वीप और निकाय के बीच में स्थित है, इसलिए इसे यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हमारी क्लास रहेगी इकोनॉमी की, उसे जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।